बरसों की मेहनत और रैंडम बॉक्स पर अपनी किस्मत आजमाने के बाद जब ryuki को आखिरकार एक एपिक कार्ड मिला तो उसकी खुशी मातम में बदल गई। उसके अपने ही दोस्तों ने उसे घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वे उसका एपिक कार्ड छीन चुके थे, फिर भी वे रुके नहीं। उसके बाल खींचते हुए और उसे लात मारते हुए उन्होंने मजाक में कहा, यह तो बस शॉप की फीस है। अगले ही पल उन्होंने ryuki का सिर जोर से जमीन पर दे मारा। खून से लथपथ और अधमरी हालत में होने के बावजूद ryuki अगले ही सेकंड खड्डा हो गया। उसने उन गुंडों की तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन था, पर उसका लक्ष्य साफ था। वह रेंगते हुए वापस उस शॉप की तरफ बढ़ा। उसे बस एक आखिरी बार रूलेट घुमाना था। तभी दुकान के ऊपर एक सुनहरी चमक उठी। शायद बरसों की नाकामी के बाद किस्मत उसे बदले का एक मौका दे रही थी। यह दुनिया अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। एक दिन एक सुनहरे पेड यिग्द्राज़ल ने इस धरती पर अपनी जड्ढें जमा लीं और देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी टहनियों से ढंक लिया। इस नई दुनिया को लेबिरिंथ कहा जाने लगा। लोग इसे गॉड्स गेम कहते थे, लेकिन हर कोई इसमें प्लेयर नहीं बन सकता था। मजदूरी का दिन खत्म हुआ। सुपरवाइजर ने चिल्लाकर कहा, काम खत्म, सब अपना इक्विपमेंट वापस करो। नंबर 77 यानी ryuki थका हुआ वापस जा रहा था। तभी एक बूढ़े वेंडर ने उसे रोका। उसने चुपके से एक डेटा आइटम ऑफर किया और कहा, यह डिजिटल है, रिस्क कम है, पर असर जबरदस्त है। जब ryuki ने उसे अनसुना कर दिया तो वेंडर पीछे से चिल्लाया, घमंडी लड्ड का, तू भी हम जैसा ही एक नोबडी है और हमेशा रहेगा। ryuki एक तंग गली से होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचा जिसका नाम था रैंडम बॉक्स। अंदर का माहौल तनाव से भरा था। कोई मशीन पर सिर पटक रहा था तो कोई अपनी पूरी जमा पूंजी हारने के बाद भीख मांग रहा था। ryuki के पास अब सिर्फ 5 स्टोन्स बचे थे। वह उस मशीन के सामने बैठ गया जो इंसान को दुनिया की कोई भी चीज दे सकती थी, बशर्ते उसकी किस्मत अच्छी हो। स्क्रीन पर आज का खास आइटम चमक रहा था, SSR अकाउंट क्रिएशन परमिट। ryuki जानता था कि प्लेयर बनने का यह उसका आखिरी रास्ता है। मशीन ने पूछा, परफॉर्म अ 10 आइटम ड्रॉ। ryuki ने बटन दबा दिया। पहला आइटम निकला, N रैंक टूथब्रश, एक मामूली टूथब्रश। दूसरा आइटम, एक और बेकार चीज, बेकार और फालतू सामानों का ढेर उसके चारों तरफ लग रहा था। लेकिन ryuki रुका नहीं। वह लगातार मशीन चलाता रहा, अपनी आखिरी उम्मीद को दांव पर लगाकर। मशीन से एक के बाद एक N रैंक आइटम्स निकल रहे थे। ryuki हताश होकर सोचने लगा कि लोग भले ही SR और SSR की बातें करते हैं, लेकिन उसे आज तक सिर्फ N और R रैंक ही मिले हैं। वह इतनी बार कोशिश कर चुका था कि अब गिनती भी याद नहीं थी। उसने मन ही मन दुआ की, बस एक बार, सिर्फ एक बार कुछ अच्छा निकल आए। तभी उसकी आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा आ गया। उसे याद आया कि कैसे वह हॉस्पिटल के बिस्तर पर अपनी मां का हाथ थामे खड़ा था। अपनी मां की यादों ने उसके अंदर एक नई तड्डिच भर दी। अचानक मशीन ने अलग तरह से काम करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज बदल गई थी। ryuki की धड़कनें रुक गईं। क्या यह कोई SR आइटम है या शायद उससे भी बड़ा? तभी मशीन से एक चीज बाहर निकली। उसकी आंखों के सामने एक SSR क्यूब चमक रहा था। यह एक स्पेशल सुपर रेयर आइटम था। ryuki उसे देखता रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कांपते हाथों से उस चमत्कार को छू लिया। उसने खुद से कहा, मैंने हार नहीं मानी, और देखो, मुझे मेरा इनाम मिल गया। उसके हाथ में उसकी आखिरी उम्मीद थी, यिग्द्राज़ल आइडेंटिफिकेशन कार्ड। यह अकाउंट क्रिएशन परमिट उस लेबिरिंथ की चाबी थी जो अनगिनत गेम्स पर आधारित एक अनोखी दुनिया थी। इस जगह पहुंचने का इकलौता तरीका एक एवेटार का इस्तेमाल करना था। ये एवेटार्स भले ही वर्चुअल बॉडीज थे, लेकिन यही वो जरिया थे जिनसे लेबिरिंथ के कीमती आइटम्स को असली दुनिया में लाया जा सकता था। आज के दौर में पूरी इंसानियत इस सिस्टम पर निर्भर थी और समाज को चलाने वाले लोग यही प्लेयर्स थे। लेकिन यह ताकत सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलती थी। ryuki जोश में खड़ीदिदा हुआ और स्टूल को पीछे धकेलते हुए दुकान से बाहर भागा। उसे सेंट्रल जोन पहुंचकर अपना अकाउंट रजिस्टर करना था। उसे लग रहा था कि अब वह अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकता है। लेकिन अचानक ryuki हवा में उछला और सीधे जमीन पर जा गिरा।
उसका सिर चकरा गया। तभी एक भारी आवाज गूंजी, बॉस, क्या यह वही लड्डी हचका है? एक आदमी ने पुष्टि की, हाँ, यही वो लकी लड्डी हचका है जिसे एसएसआर मिला है, लेकिन अब इसकी किस्मत खत्म हो चुकी है। उन गुंडों ने रियूकी के हाथ से वह अकाउंट क्रिएशन परमिट छीन लिया और अपने बॉस को थमा दिया। बॉस ने उस कार्ड को देखते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिस्टिंग के बाहर मुझे कभी यह कार्ड देखने को मिलेगा। जमीन पर तड़े डढ़ पते हुए रियूकी के गले से बस एक ही आवाज निकली, नहीं, वह मेरा है, उसे मुझे मिला है। बेवकूफ, लड्डका, बॉस ने चिढ़ते हुए कहा और अपने आदमियों को उसे दबोचने का इशारा किया। रियूकी को एक बार फिर बेरहमी से जमीन पर पटक दिया गया। उसका चेहरा कीचड़ और खून से सन गया था। वह घिसटते हुए आगे बढ़ा और बॉस के पैर पकड़ लिए। वह गिद्ध गिद्धा रहा था, प्लीज मेरा अकाउंट वापस दे दो, वह मेरा है। हमलावर ने उसे लात मारी और नफरत से चिल्लाया, क्या तू भूल गया कि एक नोबडी की तरह जीना कैसा होता है? बॉस ने उसे गर्दन से पकड़ा और उसके चेहरे के करीब लाकर बोला, अगर तुझे हमारी दुकान से कुछ इतना कीमती मिला है तो तुझे उसकी फीस तो भरनी ही होगी, पर चिंता मत कर, हम बहुत ईमानदार हैं, हम एक बहुत ही शानदार ट्रेड सौदा करेंगे। तभी रियूकी के अकाउंट में 30,000 पॉइंट्स ट्रांसफर कर दिए गए। ये रकम सिर्फ एक बार ड्रॉ करने के लिए काफी थी। बॉस ने उसे धक्का दिया और हंसते हुए कहा, लो, सौदा पूरा हुआ, अब इन पॉइंट्स का जो चाहे कर, पर अब मेरा पीछा छोड़ डाच। बारिश शुरू हो चुकी थी। रियूकी एक गंदे पानी के गड्ढे में पड़ रहा था, जबकि वो गैंग पैसों के बारे में बातें करती हुई दूर जा रही थी। तभी एक गुंडे ने पीछे मुद्द कर देखा, बॉस देखो, वो फिर से खड्डा हो रहा है। रियूकी कांपते हुए घुटनों के बल खड्डा हुआ। उसके सिस्टम पर एक लाल वार्निंग नोटिफिकेशन चमकने लगा, वाइटल्स आर क्रिटिकल, सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। हालत गंभीर है, तुरंत अस्पताल जाए। उसका शरीर जवाब दे चुका था, पर उसके पैर अभी भी उस शॉप की तरफ बढ़ी रहे थे। बॉस ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर इसमें इतनी जिद न होती तो इसे कभी एसएसआर मिलता ही नहीं। अगर इस बार भी कुछ अच्छा निकला तो हम फिर से एक सौदा करेंगे। जब एक आदमी ने पूछा कि अगर यह मर गया तो क्या होगा, तो बॉस ने ठंडे स्वर में कहा, एक नोबडी के मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रियूकी को अब न कुछ सुनाई दे रहा था, न ठीक से दिखाई दे रहा था। उसके फेफड़े हवा के लिए तड़े चप रहे थे और उसकी नजरों के सामने सब कुछ धुंधला और टेढ़ा मेढ़ा डिस्टॉर्टेड हो रहा था। हर कदम एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। वह गिरता पद्धता आखिरकार उस गाचा पैनल के सामने पहुंच गया। उसके शरीर में अब खड्डे होने की भी ताकत नहीं बची थी। वह फर्श पर ढेर हो गया, ठीक उस मशीन के नीचे। उसने कांपते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था, पर उसकी उंगलियां उस बटन की तरफ बढ़ रही थीं। उसने अपना सिर मशीन पर टिका दिया। मौत उसके बहुत करीब थी, पर उसकी आखिरी उम्मीद अभी भी उस कांपते हुए हाथ में थी। उसने अपनी पूरी बची खुची जान लगाकर उस बटन को दबाने की कोशिश की। रियूकी धुंधली आंखों से स्क्रीन को देख रहा था, जहां बार बार उसके वाइटल्स के खत्म होने की चेतावनी आ रही थी। तभी दुकान के बाहर खड़े गैंग लीडर की नजर अंदर से आती एक तेज रोशनी पर पड़ दी। वह चौंक गया, यह क्या हो रहा है? अचानक यग्द्रासिल सिस्टम ने एक कैरेक्टर कन्वर्जन को मजबूर कर दिया और उससे नाम दर्ज करने को कहा। रियूकी को लगा जैसे वह किसी दूसरे आयाम में पहुंच गया है। वह एक अंधेरे मंच पर खड़ा था, जहां उस पर एक स्पॉटलाइट पर डर रही थी। उसने अपने हाथों को देखा, वह हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। एक भारी आवाज गूंजी, तुम्हें गिल्ड की गोपनीय जानकारी लीक करने का दोषी पाया जाता है। तुम्हें निर्वासित, एग्जाइल किया जाता है। रियूकी चिल्लाया कि उसने कुछ नहीं किया, पर वह बोल नहीं पा रहा था। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया और वह चीखा, मुझे मां के ऑपरेशन के लिए पैसे कमाने हैं। पर एक आवाज ने कहा, बहुत देर हो चुकी है, जागो 717। रियूकी एक चीख के साथ होश में आया। उसने खुद को पानी के एक शांत कुंड, रिफ्लेक्टिंग पूल में बैठा पाया। क्या मैं मर गया? उसने सोचा। तभी उसके सामने एक अजीब चीज तैरती हुई आई। उसे लगा कि यह कोई सफाई करने वाला रोबोट है, लेकिन उस मशीन ने जवाब दिया, मास्टर, मेरा नाम लायन है, मैं रैंडम बॉक्स डिवाइस का सिस्टम हूं। लायन ने उसे बधाई देते हुए कहा, मुबारक हो मास्टर, आपने दुनिया का इकलौता दी ओनली रैंक आइटम प्राप्त किया है। रियूकी दंग रह गया।
उसने अब तक सिर्फ एन, आर, एस आर और SSR के बारे में सुना था। यह दी ओनली रैंक क्या थी? लायन ने समझाया कि वे अभी असलियत और यिग्द्राज़ल के बीच की एक दरार में हैं। मास्टर की जान बचाने के लिए सिस्टम ने हस्तक्षेप इंटरवीन किया है और अब उसके शरीर को सिस्टम के जरिए बदला कन्वर्ट जा रहा है ताकि वह लैबिरिंथ में प्रवेश कर सके। मौत के मुंह से वापस आए र्यूकी ने अपना नाम दर्ज करने का फैसला किया। उसने अपनी जिंदगी के इस आखिरी और सबसे बड़े मौके को गले लगा लिया। जैसे ही सेटअप पूरा हुआ, उसके शरीर में एक जबरदस्त ऊर्जा दौड़ने लगी। सिस्टम ने ऐलान किया, ट्रांसपोर्टिंग टू द लैबिरिंथ, एक्सेस कंप्लीट। एक तेज रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। जब रियूकी ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह एक जादुई दुनिया में था। सिस्टम ने उसका स्वागत किया। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फैंटाज्म। रियूकी ने अपने चारों तरफ के अद्भुत नजारे को देखा। ठंडी हवा उसके बालों से टकरा रही थी। उसके जख्म गायब हो चुके थे और उसके अंदर एक ऐसी ताकत थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रियूकी ने अपने पैरों के नीचे की जमीन और ताजा हवा को महसूस किया। उसे यकीन हो गया, यही वह लैबिरिंथ है जिसका उसने बरसों सपना देखा था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। हड्डियों के चरचराने की आवाज आई और हथियारों से लैस स्केलेटन्स का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ने लगा। एक कंकाल ने अचानक उस पर हमला किया। र्यूकी जान बचाकर भागने लगा। वह चिल्लाया, मैं किसी ट्यूटोरियल मैप के बजाय सीधे हंटिंग एरिया में कैसे आ गया? स्क्रीन पर जानकारी दिखी, लेवल 1 स्केलेटन, वीक टू फिजिकल डैमेज। उसने अपना स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश की, पर लायन ने उसे शांत रहने को कहा। र्यूकी भटक गया। प्लेयर बनने के बाद भी मेरे पास कोई स्टार्टर गियर क्यों नहीं है? लायन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। मास्टर, आप इस लैबिरिंथ के साधारण प्लेयर नहीं हैं। इस दुनिया का सिस्टम आप पर लागू नहीं होता। इसका मतलब है कि आपको कोई लेवल, स्टैट्स या स्किल्स नहीं मिलेंगे। यह सुनकर र्यूकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लायन ने सुझाव दिया, अगर आपको कुछ चाहिए तो रैंडम बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। सिस्टम ने उसे लॉगिन और अचीवमेंट के रिवॉर्ड के तौर पर कुल 106 टिकट्स दी। र्यूकी ने चिल्लाते हुए कहा, सब इस्तेमाल कर लो, मुझे बस कोई भी हथियार दे दो। उसके हाथ में एक चीज आई। उसने कंकालों को ललकारा, अब मैं तुम्हारी हड्डियों का सूप बना दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में वही एन रैंक टॉयलेट ब्रश है। एक ही वार में ब्रश टूट गया। लायन ने कहा, आइटम्स का इस्तेमाल जारी रखिए। र्यूकी कचरे जैसे आइटम्स के बीच भाग रहा था। तभी एक कंकाल विग पहनकर उसके सामने आ गया। र्यूकी का पैर फिसला और वह पीठ के बल गिर पड़ा। मौत सामने खड़ी थी। तभी उसने लायन को पुकारा। उसके हाथ में एक नई चीज चमकी, एक आर रैंक शॉर्ट स्वॉर्ड। तलवार मिलते ही र्यूकी का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने कंकाल के हमले को रोका और चिल्लाया, अब तुम मेरी तलवार से नहीं बचोगे। उसने पूरी ताकत से वार किया, पर कंकाल को खरोंच तक नहीं आई। र्यूकी हैरान था। 2 वार में तो इसका HP खत्म हो जाना चाहिए था। लायन ने फिर से याद दिलाया, मास्टर, आप इस सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं। आप पर कम्बैट मैकेनिक्स, दुश्मन की हेल्थ कम होना काम नहीं करेगा। कंकाल फिर से हमला करने के लिए तैयार था। र्यूकी ने हताश होकर सोचा, क्या इतना बड़ा मौका मिलने के बाद मेरा अंत इतना मजाकिया होगा? जैसे ही कंकाल की तलवार नीचे आई, र्यूकी के पीछे एक और रहस्यमयी आइटम प्रकट हुआ। उसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। कंकाल का वार र्यूकी के सिर पर PDDDHने ही वाला था कि तभी घास पर एक नया आइटम गिरा। उसने दांत पीसते हुए चिल्लाया, मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। जैसे ही उसने हमला रोका, एक जबरदस्त धमाका हुआ और वह कंकाल पीछे जा गिरा। र्यूकी खुद हैरान था। क्या यह कोई स्किल थी? ऐसी ताकत तो वर्ल्ड ऑफ फैंटाज्म में मौजूद ही नहीं है। सिस्टम ने अचानक 2 बड़े नोटिफिकेशन दिखाए, SR रैंक स्किल पैरी और SR रैंक स्किल सोर्ड मास्टरी प्राप्त हुए। लायन ने समझाया, मास्टर, आपका यह रैंडम बॉक्स किसी भी दुनिया के नियमों या पाबंदियों के अधीन नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि आप यहां सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कंकाल खुद को दोबारा जोड़कर हमले के लिए बढ़ा, लेकिन इस बार र्यूकी तैयार था। उसने अपनी नई पैरी स्किल का इस्तेमाल किया। कंकाल का वार हवा में ही बेकार हो गया और वह पूरी तरह डिफेंसलेस हो गया। यहां तक कि उसकी विग भी उड्डी गई। र्यूकी ने फुर्ती से वार किया
और एक ही झटके में उस कंकाल के चिथड़े उड़ा दिए। उसे एहसास हुआ, मैं किसी भी स्किल का इस्तेमाल कर सकता हूं, इस लैब्रिंथ के कानून मुझे नहीं रोक सकते। उसकी यह ताकत यिग्द्राज़ल के संतुलन को हिला सकती थी। लायन ने गर्व से कहा, मुझे अपने मास्टर पर हमेशा यकीन था। पहले ही दिन एसएसआर रैंक आइटम निकाल लेना आपकी काबिलियत दर्शाता है। र्यूकी हंस पड़ा। यह पूरी यात्रा ही एक चमत्कार थी, तो अब एक और चमत्कार से क्या डरना। उसने अपनी तलवार की मूठ हिल्ट पर पकड़ डेच मजबूत की और बाकी बचे कंकालों पर टूट पड़ा। एक के बाद एक उसने सभी दुश्मनों को धूल चटा दी। कंकाल के ढेर से एक स्केलेटन मैजिक स्टोन बाहर निकला। र्यूकी ने उसे उठाते हुए कहा, हर प्लेयर इस लैब्रिंथ की रैंकिंग में टॉप पर पहुंचना चाहता है, और मैं भी कोई अपवाद नहीं हूं। मैं भी शिखर तक जाऊंगा। युद्ध खत्म होने के बाद लायन ने रिपोर्ट दी, 7 कंकाल ढेर, 5 जादुई पत्थर प्राप्त। यहां एक्सपीरियंस पॉइंट्स को रैंडम बॉक्स पॉइंट्स में बदल दिया गया था। र्यूकी ने हिसाब लगाया कि उसे हर बार 15 स्केलेटन्स मारने होंगे। तभी उसे उस आखिरी एसएसआर आइटम की याद आई जो मशीन से निकला था। वह इतना एब्सर्ड, अजीब और शक्तिशाली था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। लायन ने मजाक में कहा, अगर वह ऐसा ना होता तो एसएसआर कैसे कहलाता। र्यूकी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं इस आइटम को फिलहाल के लिए सील। लायन हैरान था, पर र्यूकी जानता था कि अगर उसने उस चीज का इस्तेमाल किया तो वह बड्ढे बड्ढे गिल्ड्स को भी एक पल में तबाह कर सकता है। वह अभी अपनी ताकत को छिपा कर रखना चाहता था। उसने अपनी तलवार म्यान में डाली और बोला, चलो अब मेरे इक्विपमेंट और स्किल्स चेक करते हैं। र्यूकी ने हिसाब लगाया कि उसे अगले लेवल के लिए 700 आरपी की जरूरत है, और तभी पेड्ढों के पीछे से कंकालों का एक नया झुंड बाहर निकल आया। उसने अपनी तलवार संभाली और मुस्कुराकर कहा, फार्मिंग में टाइम का सही इस्तेमाल ही सबसे जरूरी है। जंगल धमाकों की आवाज से गूंज उठा। वर्ल्ड ऑफ फैंटाज्म में लॉग इन किए हुए आज उसे तीसरा दिन था। आखिरी कंकाल को धूल चटाते हुए उसने लायन सिस्टम चेक किया। डेली क्वेस्ट्स पूरे हो चुके थे। उसने सोचा, यहां लैब्रिंथ में समय 10 गुना तेज चलता है, तो 7 घंटे की फार्मिंग में 1500 आरपी कमाना बुरा सौदा नहीं है। लायन जोश में चिल्लाया, मास्टर, इन पॉइंट्स से तुरंत डंस ड्रॉ गाचा शुरू कीजिए। र्यूकी ने अपना स्टेटस विंडो खोला, लेकिन उसने गाचा खेलने के बजाय उन पॉइंट्स का इस्तेमाल अपनी स्वॉर्ड मास्टरी और पैरी स्किल्स के लेवल बढ़ाने के लिए किया। लायन यह देखकर पागल हो गया। मास्टर, आप पागल हो गए हैं, इन कीमती पॉइंट्स को स्किल्स पर बर्बाद कर रहे हैं। र्यूकी ने शांति से जवाब दिया, यह स्किल सिस्टम भी मेरी असली ताकत का हिस्सा है। उसने जब ड्रॉप रेट्स के बारे में पूछा तो लायन ने बताया कि एन रैंक के चांस 70% हैं और एसएसआर के सिर्फ 0.3%। र्यूकी बेकार आइटम्स की लिस्ट देखकर भडी डीडीएच का गया। ये टिकट रिजल्ट्स इतने घटिया क्यों हैं? लायन ने याद दिलाया, मास्टर, आपने पहले ही टिकट में एसआर से एसएसआर तक सब कुछ निकाल लिया था, अब और क्या चाहिए? लायन ने पूछा, मास्टर, आप कब तक इस ट्यूटोरियल एरिया में ही रहेंगे? र्यूकी ने जवाब दिया, अभी नहीं पता, मुझे अपनी तलवार और स्किल्स को मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाना है। उसे अपनी जानकारी पर पूरा भरोसा था। वह जानता था कि फोर्स ऑफ बिगिनिंग्स शुरुआती गेम के लिए सबसे अच्छी जगह है, और एक बार यहां से निकलने के बाद वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। उसने तय किया कि वह यहीं रहकर जितना हो सके उतना मजबूत बनेगा। उसने सोचा, देखते हैं बिना लेवल और स्टैट्स के मैं कितनी दूर तक लाडी डीडीएच सकता हूं। उसे पता था कि 7वें दिन के लॉग इन बोनस में उसे एक गारंटीड एसआर टिकट मिलने वाली है। 7 दिन बीत गए। र्यूकी अब थोड़ा थक चुका था। उसे महसूस हुआ कि यहां अब फार्मिंग करना धीमा होता जा रहा है। उसकी सोर्ड मास्टरी और पैरी अब लेवल 3 पर पहुंच चुके थे। उसने सोचा, शायद इस जगह की स्किल लिमिट अब खत्म हो रही है, अब हमें अगले स्टेज पर चलना चाहिए। जब लायन ने सुझाव दिया कि जाने से पहले 1 हफ्ते का लॉगिन बोनस गाचा इस्तेमाल कर लें, तो र्यूकी ने सिर हिलाकर सहमति दी। र्यूकी ने अपना गारंटीड एसआर टिकट एक्टिवेट किया। उसे उम्मीद थी कि कम से कम इस बार तो कोई कचरा नहीं निकलेगा, पर सब कुछ उसकी किस्मत पर टिका था। अचानक उसके सामने एक अद्भुत हथियार प्रकट हुआ। लायन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक पिकअप आखिर पिकअप ही होता है। सिस्टम स्क्रीन पर नए हथियार का नाम चमका, एसआर रैंक गन ब्लेड। जैसे ही र्यूकी ने उसे हाथ में लिया,
उसे एहसास हुआ कि अगर यह हथियार दुनिया के सामने आ गया तो कोहराम मच जाएगा। उसने पास के एक पैडीएच पर इसका वार आजमाया। एक ही झटके में विशाल पैडच 2 टुकड़ों में कट गया। रियुकी ने सोचा, मेरी सोर्ड मास्टरी के साथ इस गन ब्लेड की ताकत अविश्वसनीय है। शायद अब मैं वो चीज कर सकूं। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं यहां मर गया तो क्या होगा? क्योंकि उसका शरीर कन्वर्ट हो चुका था, तो असल दुनिया में भी उसकी मौत निश्चित थी। लायन ने समझाया, मास्टर, अगर आप मर भी गए तो यिग्द्राज़ल के बैकअप से आपको पुनर्जीवित रिवाइव करना मुमकिन है। पर सिस्टम ने चेतावनी भी दी, लेकिन वह प्रक्रिया इतनी दर्दनाक होगी कि आप मौत की दुआ करेंगे। रियुकी ने बेपरवाही से कहा, बस इतनी सी बात? जब तक मैं सच में नहीं मरता तब तक सब ठीक है। उसने अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ाने के लिए बाकी बचे सारे टिकट्स गाचा में झोंक दिए। उसे एक आर रैंक लेदर आर्मर सेट मिला, जिसे उसने तुरंत पहन लिया। रियुकी ने सिस्टम को आदेश दिया, अब से मेरा सारा गेम प्ले रिकॉर्ड करो। यह एक महान शो बनने वाला है। जब लायन ने फाइल का नाम पूछा तो उसने गर्व से कहा, इसे नाम दो द अननोन एस्केप्स द अबिस। उसने चलते हुए लायन को समझाया, भले ही इस जगह को बेस्ट माना जाता है, पर राचिया के गेम्स बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं और इनमें बहुत सारी फ्लॉज, कमियां होती हैं। वह उदाहरण देने ही वाला था कि तभी पेड्ढों के बीच से एक विशाल आकृति उभरी। वह काले कवच में लिपटा एक खूंखार योद्धा था। लायन ने उसे पहचाना, द ब्लैक नाइट ऑफ केओस। तुरंत एक सडन क्वेस्ट एक्टिवेट हो गई, डिफीट द ब्लैक नाइट ऑफ केओस। रियुकी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। उस राक्षस ने भारी आवाज में अपना परिचय दिया और बताया कि वह शून्य वॉइड के किनारे पर ताकतवर योद्धाओं का इंतजार करता है। अगले ही पल उसने अपनी विशाल तलवार से हमला किया। रियुकी ने बिजली की फुर्ती से उसका वार रोका। उसने दुश्मन की तलवार को झटक कर दूर धकेला और अपनी गन ब्लेड सीधे उसकी तरफ तान दी। उसे अपनी पैरी स्किल की वजह से फायदा मिला, जिससे वह लेवल के भारी अंतर को नजरअंदाज कर पा रहा था। अब खत्म होने का वक्त है। रियुकी ने चिल्लाते हुए पॉइंट ब्लैंक रेंज एकदम करीब से गन ब्लेड का ट्रिगर दबा दिया। गन ब्लेड से निकली गोली ब्लैक नाइट के भारी कवच से टकराई, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। रियुकी हैरान रह गया, इसकी डिफेंस को भेदना नामुमकिन है। लायन ने उसे डांटते हुए कहा, बेवकूफ मत बनो, किताबी ज्ञान छोड़ दो और असलियत सोचो। क्या एक साधारण ब्लेड इस भारी धातु के कवच को काट सकता है? रियुकी को अपनी गलती समझ आई। वह अब तक सिर्फ सिस्टम पर आधारित रणनीतियों के बारे में सोच रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और मन ही मन कहा, इस गेम जैसी दुनिया में मैं आम खिलाड़ियों से अलग हूं। मुझ पर इस दुनिया के नियम लागू नहीं होते। उसने छलांग लगाई और नाइट के एक ऐसे वीक स्पॉट, कमजोर कड़ी को निशाना बनाया जो असली दुनिया के हिसाब से सही था। उसने अपनी गन ब्लेड का ब्लेड सीधे नाइट के कंधे के जोड़ के अंदर घुसा दिया। अब ये लो! उसने चिल्लाते हुए पॉइंट ब्लैंक धमाका किया। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसने नाइट के उस हाथ को बेकार कर दिया। राक्षस का हाथ जमीन पर जा गिरा और उसका संतुलन बिगड़ गया। रियुकी समझ गया कि सिस्टम से आजाद होने का असली मतलब क्या है। वह सीधे दुश्मन के फिजिकल बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। उसे यकीन हो गया कि अगर वह वाइटल पॉइंट्स, मर्म स्थान पर वार करे तो एक ही झटके में किसी को भी ढेर कर सकता है। अचानक एक रहस्यमयी हमला रियुकी से टकराया। लायन चिल्लाया, मास्टर संभलिए! रियुकी दंग था। यह लॉन्ग रेंज अटैक? यह तो ब्लैक नाइट के पैटर्न में नहीं था। दूर खड्डा नाइट उसे देख रहा था। उसकी गूंजती हुई आवाज आई, तुम एक शक्तिशाली योद्धा हो, देवताओं के लिए खतरा। अब शून्य वॉइड के असली सार को महसूस करो। जमीन से अनगिनत काली किरणें निकलने लगीं। रियुकी उन्हें चकमा देने की कोशिश कर रहा था, पर उसे अपनी नादानी का एहसास हुआ। ब्लैक नाइट मिड गेम का दुश्मन था जिसे बेसिक गियर के साथ हराना नामुमकिन था। ऊपर से वह एक नो रिटर्न जोन में फंसा था जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी पैरी स्किल का इस्तेमाल करना चाहा, पर हमले बहुत ज्यादा थे। एक सीधा प्रहार रियुकी के सीने पर लगा और वह बुरी तरह घायल होकर पीछे जा गिरा। तभी दृश्य बदल गया। रियुकी गुस्से में एक मेज पर हाथ मारता है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह उसकी पुरानी जिंदगी की याद थी।
लिंडसोर गिल्ड के एक एक्सपर्ट एनालिस्ट के रूप में उसने एक स्ट्रेटजी गाइड तैयार की थी जिसे उसके सीनियर ने ठुकरा दिया था। सीनियर ने ठंडे स्वर में कहा, रयूकी, तुमने जिस एरिया की गाइड दी है उसे अनफेल पहले ही क्लियर कर चुका है। ryuki ने जोर देकर कहा, लेकिन मेरी रणनीति कहीं ज्यादा एफिशिएंट, बेहतर है। उस आदमी ने उपहास करते हुए जवाब दिया, भले ही तुम्हारे पास एस रैंक प्लेयर्स हों, पर एक हाई लेवल खिलाड़ी के लिए यह सिर्फ एक साधारण रणनीति है। तुम्हारी मेहनत का यहां कोई मोल नहीं है। कोई दोबारा जांच नहीं होगी। यह गिल्ड के एस अनफेल का फैसला है। सुपीरियर ने ठंडे लहजे में कहा। ryuki ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। उसे चिढ़ थी कि गिल्ड में हर काम अनफेल के मूड के हिसाब से क्यों होता है, पर वह शांत हो गया। उसे अपनी मां के ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम करना था। उसे बस अपनी काबिलियत साबित करनी थी। तभी सिंथिया ने उसे आवाज दी। वह लिंडसोर गिल्ड में एक रिसर्चर थी। उसने ryuki को कॉफी देते हुए सहानुभूति जताई। क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी गाइड फिर से रिजेक्ट हो गई? मुझे फिक्र होती है कि तुम इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। ryuki ने उसकी मदद स्वीकार कर ली। उसने समझाया कि स्ट्रैटेजी का आखिरी हिस्सा बेहद गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल है और उसे पूरा करने के लिए कुछ और मटेरियल्स की जरूरत है। सिंथिया ने मुस्कुराते हुए मदद का वादा किया। अस्पताल में ryuki ने अपनी मां का हाथ पकड़ डांचकर उन्हें एक बड़ी खुशखबरी दी। मां, आपके ऑपरेशन की तारीख तय हो गई है। जब उसकी मां ने पैसों के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोल दिया कि उसकी स्ट्रैटेजी गाइड को गिल्ड ने मंजूरी दे दी है। उसकी मां ने खुशी के आंसू पोंछते हुए उसे गले लगा लिया और उसकी कड़ी मेहनत की तारीफ की। ryuki ने मन ही मन सिंथिया को शुक्रिया कहा, यह सोचकर कि उसकी मदद से ही सब ठीक हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अचानक उसे गिल्ड के मीटिंग रूम में बुलाया गया। वहां उस पर बिजली गिर पड़ी। गोपनीय जानकारी लीक करने के जुर्म में तुम्हें लिंडसिया से निकाला जाता है। सुपीरियर ने बताया कि उनके पास सारे सबूत हैं और यह सब अनफेल और सिंथिया ने मिलकर पकड़ा है। सिंथिया, उसका नाम ryuki के दिमाग में गूंज उठा। तभी गिल्ड का वाइस मास्टर लिनफुल डेरियस वहां दाखिल हुआ। उसने नफरत से ryuki की तरफ देखा। तो तुम ही हो वो जो बार बार अपनी बेकार स्ट्रैटेजी गाइड्स भेजकर हमें परेशान कर रहे थे। तुम्हारी शक्ल देखकर ही मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। तभी ryuki ने देखा कि लिनफुल ने सिंथिया के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। लिनफुल ने सिंथिया से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, तुम्हें इस जैसे आदमी के चक्कर में पड्डी एचना पड्ढा। चलो आज ड्रिंक पर चलते हैं। बाहर जाते वक्त लिनफुल ने ryuki के कंधे को छुआ और धीरे से बोला, अपनी औकात न जानने का यही अंजाम होता है। उसने ryuki पर आरोप लगाया कि वह पीठ पीछे बातें करता है और घमंड में आकर गिल्ड को नीचा दिखाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। उसने हंसते हुए कहा, मुबारक हो, तुम्हारी इस बोरिंग जिंदगी का अंत यहीं होता है। आज से तुम्हारा रैंक छीना जाता है। तुम अब सिर्फ एक अननोन, अनाम हो। लिनफुल के ये शब्द ryuki के कानों में आज भी जहर की तरह घुल रहे थे। अदालत ने उसे हर आरोप में दोषी पाया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और यहां तक कि उससे उसका नाम भी छीन लिया गया। लेकिन वर्तमान में ब्लैक नाइट के जानलेवा हमले के बीच ryuki फिर से खड्डा हुआ। ब्लैक नाइट हैरान था। तुम अभी भी जीवित हो? एक मामूली इंसान में इतनी ताकत कहां से आई? उसने गरजते हुए कहा कि डीमन गॉड के आशीर्वाद को कोई नहीं रोक सकता। ryuki का शरीर टूट रहा था। उसने सोचा, क्या सब यहीं खत्म हो जाएगा? क्या मेरी जिंदगी कूड़े का ढेर बनकर रह जाएगी? तभी उसकी आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा और वो वादा आया जो उसने खुद से किया था। मैं अपना सब कुछ वापस लूंगा, पाई पाई का हिसाब करूंगा। अचानक एक और प्रहार उसके बगल में लगा, पर इस बार ryuki ने हार नहीं मानी। उसने अपने पैर जमीन पर मजबूती से टिका दिए और दहाड़ा। असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। वह बिजली की गति से नाइट की तरफ उछला और अपनी गन ब्लेड से सीधे उसके हेल्म कवच का सिर पर प्रहार किया। वार करते समय उसके दिमाग में लिनफुल और सिंथिया के चेहरे घूम रहे थे। उसने कसम खाई, मैं तुम में से एक को भी नहीं छोड़ दूंगा, सबको धूल चटा दूंगा। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और गन ब्लेड से एक अंतिम शॉट दागा। एक जबरदस्त धमाके के साथ ब्लैक नाइट का विशाल शरीर जमीन पर ढेर हो गया। लायन सिस्टम ने स्क्रीन पर दिखाया, इमरजेंसी मिशन अचीवमेंट्स कंप्लीटेड। मरते हुए नाइट ने उसकी ताकत को स्वीकार किया।
तुमने शून्य वॉइड को हरा दिया है योद्धा, अब आगे बढ़ो। र्यूकी ने हाँफते हुए जवाब दिया, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। दूसरी तरफ एक लग्जरी ऑफिस में मॉनिटर पर यह पूरी लाढाई दिखाई जा रही थी। चश्मा पहने एक शख्स ने पूछा, यह फुटेज कब आई? उसके असिस्टेंट ने बताया कि यह कुछ घंटे पहले की है। वह शख्स कोई और नहीं, लिंजिया गिल्ड का मास्टर गैब्रियल डैरियस था। उसने आदेश दिया, गाड़ी निकालो, हमें तुरंत निकलना होगा। इंटरनेट पर RU 77 का वीडियो एस्केप ऑफ द अननोन आग की तरह फैल गया था। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। यह फेक न्यूज है, कोई सब प्लेयर उस एरिया में कैसे जा सकता है? क्या वह सच में ब्लैक नाइट था? उसे हराना नामुमकिन है। क्या आपने उसकी गन्सवर्ड देखी? क्या उससे सच में पैरी करना मुमकिन है? पूरी दुनिया के लिए वह सिर्फ एक अननोन था, लेकिन रियुकी के लिए यह उसके बदले की शुरुआत थी। इंटरनेट पर वीडियो के व्यूज 302,000 पार कर चुके थे। ज्यादातर लोगों का मानना था कि यह गेम का कोई बग, खामी है, क्योंकि इसे समझने का और कोई रास्ता नहीं था। लिंसिया गिल्ड के एनालिस्ट्स माथापच्ची कर रहे थे। दूसरी साल की एनालिस्ट रागनार ने हैरान होकर पूछा, क्या इस प्लेयर का नाम RU 77 है? खुद को एक्सपर्ट मानने वाली रागनार को भी मानना पड़ा कि यह फुटेज उसकी समझ से बाहर है। उसने सुझाव दिया कि शायद प्लेयर ने किसी ग्लिच का इस्तेमाल किया है और गिल्ड को उससे संपर्क करना चाहिए, लेकिन उसके सीनियर ने मना कर दिया। सीनियर ने वीडियो में दिख रहे चेहरे को पहचान लिया था, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक अननोन के पास अकाउंट कैसे हो सकता है। एक आलीशान कमरे में लेटे हुए लिनफुल ने चिढ़कर पूछा, यह र्यूकी कौन है? गिल्ड मास्टर गैब्रियल ने शांत स्वर में याद दिलाया, यह वही एनालिस्ट है जिसने 3 साल पहले वह स्ट्रैटेजी गाइड बनाई थी। तुम्हारी ही जिद पर उसे निकालकर अननोन बनाया गया था, और आज उसी आदमी ने अकेले केओस ब्लैक नाइट को हराने का वीडियो पोस्ट किया है। लिनफुल आगबूला हो गया। मैंने भी देखा है वो वीडियो, वह पक्का कोई ग्लिच है। एक मामूली नोबडी पर अपना वक्त बर्बाद करना बेकार है। उसने अपने भाई गैब्रियल को डरपोक तक कह डाला, पर गैब्रियल जानता था कि खेल बदल चुका है। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, पता लगाओ कि निकाले जाने के बाद से यह लड़िचका कहां था। वह जानबूझकर हमें उकसा रहा है। उसे डर था कि उसका बेवकूफ छोटा भाई लिनफुल गुस्से में कोई गलत कदम न उठा ले। इधर गेम के अंदर र्यूकी के सामने सिस्टम विंडो चमकी। बॉडी रिकवरी रेट 87%, यू कैन मूव नाउ। वह खड्डा हुआ। उसे लगा था कि बहुत दर्द होगा, पर उसका शरीर अब तैयार था। लायन ने उसे लगी चोटों की गंभीरता के बारे में बताया तो र्यूकी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मुझे इस दर्द की आदत डालनी होगी, क्योंकि आगे ऐसा सैकड़ों बार होने वाला है। उसने उस इलाके की आखिरी झलक देखी और कहा, अलविदा ट्यूटोरियल एरिया। वह जानता था कि असली मंजिल डीमन गॉड टावर है, पर वहां पहुंचने के लिए पहले उसे आसपास के डंजन्स, काल कोठरियों को जीतना होगा। जब लायन ने वीडियो रिलीज करने के खतरे के बारे में पूछा तो र्यूकी ने बेपरवाही से कहा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मेरे दुश्मन इतनी छोटी सी चीज पर अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। ये तो बस शुरुआत है। र्यूकी ने अपना प्लान लायन को समझाया। अभी के लिए वे यही सोचेंगे कि यह सिर्फ एक ग्लिच है। मैंने जानबूझकर यह वीडियो सार्वजनिक किया है, क्योंकि मुझे पता है कि वे बदला लेने की फिराक में होंगे। वे पहले जानकारी जुटाएंगे और इसे एक जाल समझेंगे। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, जितना ज्यादा ध्यान इस वीडियो पर जाएगा, उनके पास विकल्प उतने ही कम होंगे। लिनफुल डैरियस को हराने का रास्ता साफ है, बस उसे बाहर निकालना है। लायन ने मास्टर की चालाकी की तारीफ की। र्यूकी ने तय किया कि वह उसे तब तक उकसाएगा जब तक वह खुद सामने न आ जाए। वही उनका उसे खत्म करने का असली मौका होगा। लायन ने सलाह दी, मास्टर, हमारे पास 15,000 RP और 20 टिकट्स हैं, क्यों ना थोड़ा गचा का मजा लिया जाए। र्यूकी का ध्यान अपनी सुरक्षा पर था। उसने कहा, हमें पहले गांव पहुंचना होगा। मुझे हर 10 दिन में लेबिरिंथ छोड़कर अपनी असली बॉडी को सुरक्षित करना होगा। लेकिन लायन ने एक चौंकाने वाली बात बताई, मास्टर, बाकी प्लेयर्स की तरह आप कोई एवेटार नहीं हैं। फोर्स कन्वर्जन की वजह से आपका असली शरीर ही गेम के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। इसका मतलब था कि वह खेल के अंदर मरता है तो असलियत में भी मर जाएगा। लायन ने सुझाव दिया कि एक बार रियल वर्ल्ड में वापस जाकर चेक कर लेना चाहिए। र्यूकी ने कमांड दी,
एग्जीक्यूट रियलिटी रिटर्न। अचानक ryuki ने खुद को उसी रैंडम बॉक्स शॉप के अंदर पाया जहां वह गिरा था। उसे ताज्जुब हुआ कि इतनी गंभीर चोटों के बाद भी उसका शरीर बिल्कुल सामान्य महसूस हो रहा था। लायन ने गर्व से कहा, अब समझे हमारे सिस्टम की महानता। साथ ही उसने चेतावनी दी, मास्टर, इस दुकान में कई इलीगल कैमरास लगे हैं, क्या मैं उन्हें ब्लॉक कर दूं? तभी दुकान का दरवाजा खुला और वहीं गुंडे अंदर दाखिल हुए। लीडर ने उसे घूरते हुए कहा, ओह, तो अननोन जिंदा है। हमें लगा तू मर गया होगा। बता, कल से कहां छिपा था? लीडर ने बताया कि जैसे ही उन्होंने उसे कैमरों में देखा, वे फौरन यहां आ गए। उन्हें शक था कि उसके पास कुछ बहुत कीमती है। इससे पहले कि वे उसे पकड़ DDH पाते, ryuki ने खिद्दाकी का कांच तोड़ा और बाहर की तरफ भाग निकला। लायन ने भागते हुए पूछा, मास्टर, अब आपके पास इतनी ताकत है, फिर आप इनसे भाग क्यों रहे हैं? ryuki जानता था कि सरेआम अपनी ताकत दिखाना अभी सही नहीं है। वह उन्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहता था जहां कोई गवाह न हो। ryuki ने भागते हुए झुंझलाकर कहा, यह साफ है, मैं एक साथ 10 लोगों से नहीं भिड़ सकता। सिस्टम ने उसकी बात समझी और सुरक्षित रास्ता खोजने का ऑफर दिया। लायन ने उसे निर्देश दिया, अगले कोने से मुड़े, सीधे जाएं और फिर बाएं मुड़े। ryuki ने शक जताते हुए पूछा, क्या मैं वाकई तुम पर भरोसा कर सकता हूं? लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसके मुंह से चीख निकल गई। सामने एक बंद दीवार थी। ryuki को अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आया। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूं जो एक बेकार सिस्टम पर भरोसा कर बैठा। उसने लायन की तरफ मुड़कर उसे खरी खोटी सुनाई, पर सिस्टम अपनी बात पर अड़ा रहा कि इसके पीछे एक ठोस वजह है। तभी उन गुंडों के झुंड ने उसे घेर लिया। लीडर ने हांफते हुए कहा, क्या अब हमें यह लुका छिपी बंद करनी चाहिए? तूने हमें बहुत थकाया है। अब चुपचाप वह आइटम मेरे हाथ में थमा दे, वरना अंजाम बुरा होगा। ryuki को एहसास हुआ कि ये लोग शुरू से ही लायन सिस्टम के पीछे पड़े थे। उसने तुरंत आदेश दिया, सिस्टम, फिर से कन्वर्जन शुरू करो। लायन ने उसे बताया, मास्टर, आपके बाईं ओर एक पुरानी लकड़ी की तलवार वुडन सोर्ड पड़ी है, उसे उठा लें। ryuki उलझन में था, पर उसने तलवार उठा ली। सिस्टम ने समझाया कि चूंकि उसके पास कोई असली हथियार नहीं था, इसलिए उसने सबसे छोटे रास्ते से उसे यहां तक पहुंचाया ताकि वह यह तलवार हासिल कर सके। ryuki चिल्लाया, यह सिर्फ एक लकड़ी की तलवार है, इससे मैं क्या करूंगा? उनमें से एक आदमी हंसते हुए आगे बढ़ा, क्या तू इस खिलौने से हमसे लड़ेगा? लीडर ने हमला करने का इशारा किया। जैसे ही वह गुंडा अपनी लोहे की रॉड लेकर झपटा, ryuki की लकड़ी की तलवार की एक बिजली जैसी चोट ने उस लोहे की रॉड के परखच्चे उड़ा दिए। इससे पहले कि वह समझ पाता, ryuki का एक और वार उसके सीने पर लगा और वह वहीं ढेर हो गया। बाकी गुंडे यह देखकर सन्न रह गए। ryuki के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। इतनी जल्दी मत घबराओ, ये कोई लैब्रिंथ नहीं है जहां नियम तुम्हें बचा लें। उसकी सोर्ड मास्टरी और पैरी स्किल्स असल दुनिया में भी एक्टिवेट हो गई थीं। गुंडे चिल्लाने लगे, ये पक्का कोई चीट इस्तेमाल कर रहा है। बॉस, यह लेड DH का खतरनाक है। लीडर ने अपने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा, पीछे मत हटो, ये सिर्फ एक मामूली नोबडी है। हमें इसे हर हाल में पकड़ना होगा क्योंकि इसके पास कोई बहुत बड़ी चीज हाथ लगी है। उसने अपनी पहचान बताते हुए कहा, हम ब्लैक स्नेक्स के सदस्य हैं, इस इलाके के असली राजा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ryuki की लकड़ी की तलवार उसकी गर्दन के पास थी। एक एक करके सारे गुंडे जमीन पर तड़प रहे थे। आखिरी बचे हुए आदमी ने हाथ जोड़ ढाकर भीख मांगी, प्लीज रुक जाओ, मुझे मत मारो। ryuki उस गैंग लीडर के पास पहुंचा जो अब डर के मारे कांप रहा था। ryuki ने उसे ठंडा जवाब दिया, तुम जैसे छोटे मोटे गुंडों को अपनी औकात से ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे ही ryuki ने वह लकड़ी की तलवार अपने हाथ में ली, उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उसकी सोर्ड मास्टरी लेवल 3 पर थी और उसे एहसास हुआ कि यह एहसास आम खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग था। चूंकि उसका असली शरीर, फिजिकल बॉडी कन्वर्ट हुआ था, इसलिए लेब्रिंथ में मिलने वाली हर ताकत उसे असल जिंदगी में भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना रही थी। जमीन पर पड़े गुंडों को घूरते हुए उसने ठंडी आवाज में कहा, कल तुमने मेरा अकाउंट क्रिएशन राइट छीना था, आज उस अधूरे हिसाब को पूरा करने का वक्त है। गुंडे गुस्से में चिल्लाते हुए एक साथ उसकी तरफ झपटते, लेकिन ryuki की फुर्ती के आगे वे टिक नहीं पाए।
एक सटीक प्रहार से उसने पहले को ढेर किया और अगले ही पल दूसरे गुंडे को बेदम कर दिया। अब वह सीधे उस गैंग लीडर की तरफ बढ़ा। लीडर ने अपनी रॉड हवा में लहराई और चिल्लाया, मुझसे दूर रह। उसने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन र्यूकी ने सिर्फ एक लकड़ी की टहनी से उस वार को बीच में ही रोक दिया। उसकी पैरी लेवल 3 एक्टिवेट हो चुकी थी। र्यूकी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम्हारे सारे आदमी तो गिर चुके हैं, क्या तुम्हें वाकई एक और राउंड चाहिए? लीडर बौखलाकर फिर से हमला करने बढ़ा, लेकिन र्यूकी ने एक ही झटके में उसके हाथ को लकड़ी के टुकड़े से जमीन पर पिन कर दिया। वह बेबस होकर चिल्लाया, मैं ब्लैक स्नेक्स का रूगा हूं, तू बचेगा नहीं। इससे पहले कि वह अपनी धमकी पूरी करता, र्यूकी के एक वार ने उसे चुप करा दिया। र्यूकी ने नीचे पड्डीढे उस लाचार शख्स को देखा और सोचा, ताकत का होना वाकई दिलचस्प है। क्या उस दिन मुझे हराते वक्त तुम्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ था? लीडर अब रहम की भीख मांग रहा था, प्लीज रुक जाओ। लेकिन र्यूकी के दिल में कोई दया नहीं थी। उसने कहा, वह कार्ड मेरी इकलौती उम्मीद थी, अब मैं तुम्हारी उम्मीद भी तुमसे छीन लूंगा। लीडर ने आखिरी बार धमकी दी कि किसी ब्रॉन्ज रैंक खिलाड़ी से पंगा लेना उसे भारी पड़ेगा, पर र्यूकी ने शांति से जवाब दिया, कोई बात नहीं, बस तुम्हारी खामोशी पक्की होनी चाहिए। एक आखिरी प्रहार के साथ उसने लीडर को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। बाद में पास की एक छत पर लेटे हुए र्यूकी से लायन ने पूछा, मास्टर, आपने उन्हें हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं किया? वे बदला लेने जरूर आएंगे। र्यूकी ने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, इतना गिरना आसान नहीं है और मैं उनके जैसा घटिया नहीं बनना चाहता। लायन ने टिप्पणी की कि डर और नफरत इंसानों की कमजोरी है। फिर उसने एक खुलासा किया, मास्टर, मैंने उनके इंटरनल डिवाइसेस के साथ छेड़छाड़ की है और उनकी विजुअल इंफॉर्मेशन को बदल दिया है। वे आपको पहचान नहीं पाएंगे। र्यूकी हैरान रह गया, तुम यह सब भी कर सकते हो? तुम वाकई कमाल के हो लायन। र्यूकी ने अपना छोटा चाकू हाथ में घुमाते हुए सोचा कि लायन की यह ताकत वाकई खतरनाक है। सिस्टम ने समझाया कि यह हेरफेर, मैनिपुलेशन केवल तभी काम करता है जब सामने वाले की मानसिक स्थिति अस्थिर हो। उन गुंडों के लिए र्यूकी अब एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि खौफ का वो मंजर बन चुका था जिसे वे दोबारा चुनौती देने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। अपने कमरे में बैठे हुए उसने तय किया कि उसकी पहचान अभी एक राज ही रहनी चाहिए, वरना दुनिया में तहलका मच जाएगा। उसने चाकू को हवा में लहराया और महसूस किया कि अब तलवारबाजी उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी है। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं इसे तलवार की तरह महसूस कर सकूं, तो मेरी स्किल्स इस छोटे चाकू पर भी काम करेंगी। बड़े हथियारों को हर जगह साथ ले जाना मुमकिन नहीं है। लायन ने उसे एक और अच्छी खबर दी, चूंकि वह यिग्द्राज़ल के बाहर का अस्तित्व है, इसलिए उस पर तेजी से बुढ़ापा, एक्सेलरेटेड एजिंग जैसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। कुछ घंटों बाद र्यूकी उसी गैंग लीडर से मिला जिसे उसने धूल चटाई थी। लीडर अब डरा सहमा सा खड़दहैचा था। उसने चाकू को गौर से देखा और हैरानी जताई कि मास्टर इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गए। लीडर ने बड़बड़ाते हुए कहा कि अकाउंट क्रिएशन राइट्स बेचकर जो पैसे मिले थे, उनसे उसने मेडिकल फीस चुका दी है और वह जल्द ही सब लौटा देगा। र्यूकी ने उसे तीखी नजरों से घूरते हुए चुप करा दिया। तुम्हें मैंने अपनी मर्जी से जिंदा छोड़ा है, यह मत भूलना। अब चलो, मुझे रास्ता दिखाओ। वे दोनों शहर के एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट, मनोरंजन क्षेत्र की तंग गलियों में पहुंचे। गंदगी और अंधेरे के बीच से होते हुए वे एक ऐसी जगह रुके जिसका नाम था यूरुजू शूतनकाओ। लीडर ने कंफर्म किया कि यह जगह गैर कानूनी सौदों के लिए मशहूर है। र्यूकी को एहसास हुआ कि यही वो जगह है जहां उसकी उम्मीदों का सौदा किया गया था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी आवाज ने उनका स्वागत किया। क्या हमारे पास कोई नया ग्राहक आया है? एक रहस्यमयी शख्स सामने आया जिसने अपना परिचय शिजुकी के रूप में दिया, जो उस जगह का मालिक था। तभी लायन ने र्यूकी के कान में चेतावनी दी, सावधान मास्टर, ये कोई इंसान नहीं है। र्यूकी ने गौर किया कि उसकी आवाज और हरकतें बनावटी थीं। उसने सीधे पूछा, क्या फुल बॉडी इमिटेशन, पूरे शरीर की नकल इस दुनिया में प्रतिबंधित नहीं है? शिजुकी खिलखिलाकर हंसा। उसकी आवाज में एक यांत्रिक गूंज थी। तुम्हारी नजरें बहुत तेज हैं, पर एक ब्लैक मार्केट डीलर से कानूनों की बात करना मजाक जैसा लगता है। खैर, बताओ।
तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? रियूकी बिना किसी झिझक के काउंटर के पास पहुंचा और सीधे शब्दों में पूछा, मेरे अकाउंट क्रिएशन राइट्स का क्या हुआ? उसके साथ आए रूबा, गैंग लीडर, के पसीने छूट गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि रियूकी इतनी बेबाकी से बात करेगा। शिजुकी ने शांति से जवाब दिया, देखिए, अकाउंट क्रिएशन राइट्स बहुत डिमांड में रहते हैं। दुर्भाग्य से वे बिक चुके हैं और अब यहां उपलब्ध नहीं हैं। उसने अपनी चमकती यांत्रिक आंखों से रियूकी को देखा और पूछा, क्या आप यहां सिर्फ इसी एक मामूली चीज के लिए आए हैं? रियूकी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। उसने काउंटर पर एक भारी बैग रखा और कहा, मैं यहां एक डील करने आया हूं। शिजुकी ने बैग खोलकर देखा और उसके होश उड्डी एच गए। क्या ये मैजिक स्टोन्स हैं? उसने हैरानी से पूछा। शिजुकी ने पत्थर को गौर से देखा और पूछा, क्या तुम्हें इनकी असली कीमत पता है? रियूकी ने ठंडा जवाब दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं एक अननोन हूं। मुझे कम आंकने की गलती मत करो। लैबिरिंथ के आइटम्स दो तरह के होते हैं, कॉमन आइटम्स जो सिर्फ गेम के अंदर रहते हैं, स्पेशल आइटम्स जिन्हें असली दुनिया में लाया जा सकता है। मैजिक स्टोन्स सबसे खास स्पेशल आइटम्स हैं। इनसे ईथर निकाला जाता है जो आज की दुनिया का मुख्य ऊर्जा स्रोत, एनर्जी सोर्स है। पत्थर जितना उच्च रैंक का होगा, ईथर उतना ही शुद्ध होगा। शिजुकी को समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतनी कीमती चीज एक ब्लैक मार्केट डीलर को क्यों बेचेगा। रियूकी ने साफ किया कि उसने इसे सीधे हासिल किया है, इसलिए वह इसे बिना किसी रिकॉर्ड के चुपचाप बेचना चाहता है। शिजुकी ने रूबा को वहां से तुरंत जाने को कहा। रियूकी के एक इशारे पर रूबा दुम दबाकर दुकान से भाग निकला। अब दुकान में सन्नाटा था। शिजुकी ने मुस्कुराते हुए कहा, शुरुआत में मुझे लगा तुम कोई किस्मत वाले अननोन हो जिसने कहीं से ये पत्थर चुरा लिए होंगे, लेकिन हाल ही में एक ऐसा खिलाड़ी सामने आया है जो सभी नियमों को तोड़ रहा है। रियूकी ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? शिजुकी ने अपनी बाहें फैलाते हुए स्वागत किया। मैंने सोचा तो था, पर यकीन नहीं था कि उस वायरल वीडियो का असली स्टार मेरी दुकान पर आएगा। स्वागत है, रायू 7 नोट 17। उसने एक ऐप के जरिए पत्थर का अप्रेजल, मूल्यांकन किया और खुलासा किया कि यह केओस ब्लैक नाइट का जादुई पत्थर है। पूरी दुनिया में तुम इकलौते हो जिसने ट्यूटोरियल एरिया में उसे हराया है। शिजुकी ने झुककर पूछा, अब बताओ रायू 717, तुम एक ब्लैक मार्केट डीलर से आखिर चाहते क्या हो? रियूकी ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे कहा, मुझे एक मॉड चाहिए। उसने अपने सिर की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि क्या दुकानदार के पास ऐसा कुछ है? शिजुकी थोड़ा ठिठका और उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें पता भी है कि मॉड्स क्या होते हैं? रियूकी ने जवाब दिया, वे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो लैबिरिंथ के बुनियादी हिस्सों को बदल देते हैं। लेकिन शिजुकी ने सिर हिलाते हुए समझाया कि ज्यादातर मॉड्स को उनकी खराब कार्यक्षमता और घातक कमियों, फ्लॉज की वजह से फेंक दिया गया था। पर रियूकी अपनी बात पर अड्ढा रहा। एक ब्लैक मार्केट डीलर के पास कुछ न कुछ तो छिपा हुआ जरूर होगा। मेरा मकसद लैबिरिंथ की मुश्किलों को कम करना है और मैं इसके साइड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव झेलने के लिए तैयार हूं। शिजुकी ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या तुमने दुकान के बाहर उस लाचार आदमी को देखा? रियूकी को वह तड़पता हुआ शख्स याद आया। दुकानदार ने खुलासा किया, वह एक मॉड यूजर था। उसने पेनलेस मॉड खरीदा था ताकि उसे दर्द महसूस न हो, लेकिन नतीजा भयानक रहा। दर्द कम होने के बदले उसकी बाकी इंद्रियां, सेंसेस, इतनी संवेदनशील हो गईं कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ डाच गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें बैन कर दिया है, इसलिए तुम भी यह इरादा छोड़ दो। रियूकी एक कदम आगे बढ़ा और शिजुकी की आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या मैं तुम्हें एक साधारण प्लेयर दिखता हूं? मैंने अकेले केओस ब्लैक नाइट को हराया है। लोग मुझे पहले ही चीटर कह रहे हैं। मुझे परवाह नहीं कि लोग मुझे टॉप टियर स्किल्स वाला जीनियस कहें या ग्लिच का इस्तेमाल करने वाला नोबॉडी। उसने सीधे शिजुकी पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे तरीकों या रास्तों की परवाह नहीं है। मैं इन मॉड्स का इस्तेमाल करूंगा बजाय इसके कि वे यहां धूल फांकते रहें। शिजुकी उसकी हिम्मत देखकर प्रभावित हुआ। क्या तुम यह कह रहे हो कि तुम इन मॉड्स पर काबू पा सकते हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या होता है। शिजुकी उसे एक गुप्त कमरे में ले गया। उसने एक पुराना बक्सा खोला जिसमें कई डिस्क रखी थीं। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने सब कुछ नष्ट कर दिया था, तब मैंने इन्हें आखिरी वक्त पर बचा लिया था।
अगर तुम वाकई इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हो तो इनमें से किसी एक को आजमाओ। रियूकी ने पहली डिस्क उठाई, वर्ड 101। लायन ने तुरंत जानकारी दी, मॉड ट्रिपल अटैक पावर। लेकिन सिस्टम ने चेतावनी दी कि इसका कोई व्यावहारिक असर नहीं है, यह सिर्फ आंकड़ों को तिगुना दिखाता है, असलियत में नहीं। फिर रियूकी ने दूसरी डिस्क उठाई। लायन की आवाज उसके कानों में गूंजी, मॉड 1 सेकेंड फ्यूचर प्रिडिक्शन, 1 सेकेंड भविष्य की भविष्यवाणी। यह एक बेहतरीन आइडिया था, लेकिन इसे लागू करने में सिस्टम पूरी तरह नाकाम रहा था। रियूकी ने उस डिस्क को हाथ में घुमाया और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। रियूकी ने बाकी की बेकार डिस्केस को किनारे कर दिया। लायन ने एक एक करके उन्हें कचरा घोषित किया। एक मॉड सिर्फ दिखावे के लिए चेहरे बदलता था, तो दूसरा स्किल्स को इतने कम अंतर से बढ़ाता था कि उसका कोई मतलब नहीं था। 3000x सेंसिटिविटी मॉड को देखते ही रियूकी को उस तोड़ी छिपते हुए आदमी की याद आई और उसने उसे फौरन रिजेक्ट कर दिया। तभी उसकी नजर एक खास डिस्क पर पड़ रही। उसने उसे हाथ में लिया और पूछा, यह प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन, संभावनाओं में हेरफेर, क्या है? लायन की आवाज में उत्साह था, मास्टर, आपकी नजर तेज है। यह मॉड खिलाड़ी के पक्ष में घटनाओं की संभावनाओं को बढ़ा देता है। चूंकि आप पर एवेटार वाली पाबंदियां लागू नहीं होती, तो आप 0.5% से 1% तक के सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। रियूकी के दिमाग में तुरंत एक बात कौंधी, अगर यह लूट बॉक्सेस और गाचा पर काम कर गया तो यह सबसे शक्तिशाली हथियार साबित होगा। उसने शिजुकी से कहा, मैं यह वाला और 2 अन्य मॉड्स लूंगा, कुल 3। शिजुकी खिलखिलाकर हंसा और उसकी तारीफ की, तुम सिर्फ बड्डी बातें नहीं करते, तुमने कचरे के ढेर में से सबसे बेहतरीन चीजें चुनी हैं। उसने खुलासा किया कि वह दरअसल रियूकी का टेस्ट ले रहा था। मुझे आदेश मिले थे कि मॉड्स मांगने वाले ग्राहकों को परखा जाए। मेरी नीयत तुम्हें धोखा देने की नहीं थी। उसने माफी के तौर पर उन आइटम्स को बहुत कम कीमत पर रियूकी को दे दिया। सिस्टम ने पूछा, इंस्टॉल एक्सटर्नल एप्लीकेशन? एक्सटर्नल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। रियूकी ने उसे मंजूरी दे दी। जाते जाते शिजुकी ने एक आखिरी सवाल पूछा, अगर तुम वाकई इन मॉड्स पर महारत हासिल कर लेते हो तो तुम इस ताकत का क्या करोगे? रियूकी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने एक उंगली हवा में उठाई और घोषणा की, मैं नंबर 1 बनूंगा। मैं ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, हर रैंक को पीछे छोड़कर इस दुनिया के शिखर, पिनिकल पर पहुंचूंगा। दुकान से बाहर निकलकर रियूकी ने यिग्द्राजिल के विशाल पेड़ को देखा जो शहर के ऊपर खड़ा था। हाथ में अपना नया आईडी कार्ड लेकर उसने गांव में प्रवेश किया। लायन ने कहा कि इस लैबिरिंथ में हर कोई एक अजनबी ही है, इसलिए प्रवेश में कोई दिक्कत नहीं हुई। गांव का नजारा किसी मिडीवल फैंटेसी फिल्म जैसा था। बाजारों में चहल पहल थी, दुकानदार ग्राहकों को लुभा रहे थे और बच्चे गलियों में भाग रहे थे। लायन ने फिर से जिद शुरू कर दी, मास्टर, अब तो रैंडम बॉक्सेस खोल लीजिए। पर रियूकी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम एक गाचा एडिक्ट, जुए के आदी बन चुके हो, खुद पर काबू रखो। तभी रियूकी को कुछ अजीब महसूस हुआ। अचानक आसपास के लोगों के चेहरे सख्त और डरावने हो गए। वे उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। ये सब हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? रियूकी ने पूछा। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि एनपीसीज, गेम के पात्र, खिलाड़ियों से नफरत करते हैं क्योंकि उनके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया जाता है। अभी वह माहौल को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान से चोरी करने की? वह आदमी गिद्धा रहा था, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी थी। रियूकी यह सब देख रहा था। उसने गौर किया कि उस आदमी के कपड़े गांव के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थे। लायन ने जानकारी दी, मास्टर, यह स्पेस एलियन लैबिरिंथ का निवासी है। 3 महीने पहले यिग्द्राजिल ने उस गेम को बंद कर दिया था। जब कोई लैबिरिंथ बंद होती है तो उसके निवासियों को दूसरे गेम्स में शरण लेनी पड़ती है। रियूकी को सारा माजरा समझ आ गया। नए संसार में खुद को ढालना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। लायन ने चेतावनी दी कि यिग्द्राजिल किसी भी बेकार गेम को बेरहमी से बंद कर देता है और अगर यह गेम भी बंद हुआ तो रियूकी के पास वक्त कम है। उसने गंभीरता से कहा, अगर यह गेम खत्म भी हो जाए तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उससे पहले मुझे अनफेल और लिंडसिया गिल्ड को धूल चटानी है। एक सुरक्षित कमरे इन रूम में पहुंचते ही लायन फिर से उछलने लगा। क्या अब रैंडम बॉक्सेस खोलने का वक्त आ गया है?
रियूकी ने पहले प्रोबेबिलिटी मॉड चेक किया। लायन ने मजाक में कहा कि संभावना बढ़ाना तो चीटिंग है। रियूकी ने देखा कि एन रैंक बेकार आइटम आने की दर कम हो गई थी और एसएसआर के चांस 0.3% से बहकर 1% हो गए थे। यह सुनने में छोटा लग सकता है, पर गचा की दुनिया में यह बहुत बड़ा अंतर था। उसके पास 40 टिकट्स, 2 गारंटीड एसआर्स और 15,000 आरपी थे। लायन चिल्लाया, अब एसएसआर सिर्फ एक सपना नहीं है। लेकिन जैसे ही रियूकी ने पहले 40 टिकट्स इस्तेमाल किए, उसका चेहरा उतर गया। उसके कमरे में बेकार कचरे और फालतू आइटम्स का ढेर लग गया। रियूकी भड़क गया। ये रेट्स पूरी तरह से रिग्ड, फिक्स हैं। लायन ने कटाक्ष करते हुए कहा, इस शानदार प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत बधाई मास्टर। तभी रियूकी को एक अजीब सा एहसास, फ्लैश ऑफ इंट्यूशन हुआ। उसने अपने गारंटीड टिकट्स एक्टिवेट किए। अचानक पासा पलट गया। लायन की आवाज ही बदल गई। वह नाचने लगा। ओ माय गॉड, आप तो भगवान हैं। आपने इन फिक्स रेट्स को हरा दिया। स्क्रीन पर 2 महाशक्तियां चमकीं। एसआर रैंक स्किल, लाइटनिंग स्टेप, बिजली जैसी फुर्ती से चलने की कला। एसएसआर रैंक स्किल, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। इंट्यूशन एक परमानेंटली एक्टिव स्किल थी जो उसकी छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, को कई गुना बढ़ा देती थी। रियूकी ने सोचा, लाइटनिंग स्टेप तो समझ आता है कि यह मुझे तेज रफ्तार देगा, पर यह इंट्यूशन आखिर क्या बला है। जैसे ही स्किल इक्विप हुई, उसे अपने आसपास की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा साफ और अलग महसूस होने लगी। उसे खतरे और मौकों की गंध पहले ही आने लगी थी। रियूकी ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, उस डंजन की तरफ जहां लिनफुल डैरियस ने अपना सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। लायन ने चेतावनी दी कि यह उनका पहला काल कोठरी डंजन मुकाबला है, पर रियूकी का आत्मविश्वास अडिग था। मैं इस जगह की एक एक ईंट को लिनफुल से बेहतर जानता हूं। मैं उससे हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। एक विशाल गुफा के मुहाने पर एडवेंचरर्स का एक ग्रुप तैयार खड़ी डीडीछा था। उनका लीडर सबको सतर्क रहने की हिदायत दे रहा था। तभी कुल्हाड़ी एक्स लिए एक भारी भरकम योद्धा की नजर रियूकी पर पड़ी। वह आगे बढ़ रहा और रियूकी का रास्ता रोकते हुए चिल्लाया, ए लड्ढके, तू पागल है क्या? इस खतरनाक डंजन में अकेले घुसने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? रियूकी ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और शांति से उसकी आंखों में देखा। उसे पता था कि गुफा के अंदर जो खतरे इंतजार कर रहे हैं, वे इस योद्धा की कल्पना से भी परे हैं। ग्रुप लीडर ने हताशा में कहा कि पिछले 3 महीनों से कोई भी इस डंजन को क्लियर नहीं कर पाया है और यह सब वक्त की बर्बादी है। लेकिन विचेस हाइडआउट डंजन के अंदर रियूकी के इरादे कुछ और ही थे। उसने कंफर्म किया कि उसका असली लक्ष्य लिनफुल का रिकॉर्ड तोड़ना है। उसने अपना हथियार समन किया और हमले की शुरुआत का ऐलान कर दिया। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, एक और घुसपैठियां आ गया। एक हुड वाली आकृति एक जादुई ऑर्ब के जरिए रियूकी को देख रही थी। उसने उसे एक नीच और अक्षम्य प्राणी कहा। वह चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पवित्र क्षेत्र को अपवित्र करने की? उसने ऑर्ब को चकनाचूर करते हुए घोषणा की कि वह खुद अपने हाथों से इस घुसपैठिए को सजा देगी। सिस्टम स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, डंजन विचेस हाइडआउट। रियूकी को एंट्री रिवॉर्ड मिला। गुफा के अंदर कदम रखते ही उसने अपने एआई साथी विगन से कहा कि यहां इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वह जानता था कि इस डंजन का स्ट्रक्चर रैंडमली बदलता रहता है और उसे अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। उसे याद आया कि लिनफुल डैरियस ने इसे 17 घंटे और 30 मिनट में क्लियर किया था। अगॉन सिस्टम रैंकिंग में लिनफुल की पार्टी पहले नंबर पर थी और दूसरे नंबर वाली टीम सिर्फ 8 मिनट पीछे थी। रियूकी को लगा कि जीईएस गिल्ड की आर्चिया लिनफुल की कड़ी प्रतिद्वंदी हो सकती है। अचानक अंधेरे में हलचल हुई। रियूकी ने पहचान लिया, यह जायंट बैट्स का झुंड था। ये गुफाओं में बहुत खतरनाक होते हैं। पर रियूकी मुस्कुराया और बोला, यह पुरानी बात हो गई। उसने एक छोटा डिवाइस निकाला और फर्श पर फेंक दिया। अपने कान बंद करते हुए उसने कहा, यह मेरी स्ट्रैटेजी है। एक जबरदस्त सोनिक बॉम्ब फटा। विगन चिल्लाया, मेरे कानों का क्या हुआ? रियूकी ने मजाक में कहा कि तुम्हारे कान बड़े नाजुक हैं। उसने जमीन पर गिरे सुन्न पड़े चमगादड़ों पर हमला शुरू कर दिया। उसने समझाया कि डंजन पैटर्न्स को समझना ही क्लियरिंग टाइम को कम करता है। उसे यह बात अजीब लग रही थी
कि जिस डंजन को ट्यूटोरियल माना जाता था उसे पिछले 3 महीनों से कोई पार क्यों नहीं कर पाया। चलते चलते विगन ने शक जताया, मास्टर, क्या आपको यकीन है कि हम खो नहीं गए? हम गोल गोल घूम रहे हैं। ryuki ने उसे अपनी एनालिसिस की ताकत याद दिलाई। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने एक एनालिस्ट के तौर पर कितनी स्ट्रैटेजी गाइड्स लिखी हैं? मैंने सिमुलेशन में इस डंजन को हजारों बार देखा है। विगन फिर भी अड्डा रहा कि वे एक ही जगह घूम रहे हैं, पर ryuki ने उसे पास से देखने को कहा। उसने 32वें स्टैलेक्टाइट पर एक घुमावदार खरोंच दिखाई, जबकि बाकी सब पर सीधी खरोंचें थीं। विगन दंग रह गया। ryuki ने खुलासा किया कि यह बदलाव सिर्फ 33वें चक्कर के बाद आता है, जिसका मतलब है कि एस्केप राउट अब अनलॉक हो चुका है। विगन इस बात से दंग था कि ryuki ने इतने मामूली डिटेल्स की मदद से पूरा लेआउट याद कर लिया है, पर ryuki ने उसे बस एक शोर मचाने वाला कबाड़ का टुकड़ा कहकर चुप करा दिया। उसने समझाया कि यह डंजन सेंस ऑफ डायरेक्शन को भ्रमित करने के लिए जादू का इस्तेमाल करता है। लिनफुल की टीम के पास इसके लिए एक स्पेशल स्किल वाला मेंबर था, लेकिन ryuki ने उस स्किल के बिना ही भूल भुलैया के हर मुख्य बिंदु को रट लिया था। उसने चेतावनी दी कि वे 5 मिनट में अगले चेक पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। विगन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई सामान्य खिलाड़ी ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करेगा। उसने ryuki को पागल कहा, जिस पर ryuki ने टोकते हुए कहा कि उसे सब सुनाई दे रहा है। ryuki थोड़ा चिंतित था। वे लिनफुल के रिकॉर्ड से आधा घंटा पीछे चल रहे थे और उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि पिछले 3 महीनों से लोग यहां फेल क्यों हो रहे हैं। उधर वह विच गुस्से से पागल हो रही थी। उसने कसम खाई कि जैसे ही वह भूल भुलैया से बाहर निकलेगा, वह उसे अपनी इंस्टेंट डेथ मैजिक से खत्म कर देगी। जैसे ही ryuki ने आगे कदम बढ़ाया, जादू ने उसे घेर लिया। विगॉन घबरा गया, पर ryuki ने सावधानी से एक डिकॉय डॉल जाल की तरफ फेंकी। जाल एक्टिवेट होते ही ryuki समझ गया, यह इंस्टेंट डेथ मैजिक यहां क्या कर रहा है? यह तो टावर में बहुत बाद में आना चाहिए था। विगॉन ने पीछे हटने की सलाह दी, क्योंकि डंजन की स्पेसिफिकेशन बदल चुकी थी, लेकिन ryuki की नई स्किल इंट्यूशन एक्टिवेट हो गई। उसे एहसास हुआ कि दाईं ओर का रास्ता, जो नक्शे के हिसाब से डेड एंड होना चाहिए, वहां से जाना सुरक्षित है। विच उसे किस्मत वाला कह रही थी। उसे लगा कि वह बस बाल बाल बच गया। उसे यकीन था कि ryuki उसकी भूल भुलैया में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा, पर अचानक वह घबरा गई। ryuki उसकी नजरों के सामने से गायब हो गया था। जब उसने दोबारा उसे ढूंढा तो ryuki सेंट्रल हॉल में था। विच ने वहां भी जाल बिछाए, पर ryuki फिर गायब हो गया। उसने अपनी मेज पर मुक्का मारते हुए उसे धोखेबाज कहा। वह कभी उसे पुरानी प्रयोगशाला में देखती तो कभी अंडरग्राउंड स्टोरेज में, पर ryuki हर जाल को बड़ी फुर्ती से चकमा दे रहा था। चिढ़कर विच ने सारे जाल एक साथ एक्टिवेट कर दिए और एक जबरदस्त धमाका हुआ। उसे लगा कि वह कीड़ा मर चुका है, पर तभी ईगन विगन की आवाज गूंजी, मैंने चेतावनी दी थी कि हम बॉस रूम तक पहुंच चुके हैं। ryuki खामोशी से विच के ठीक पीछे प्रकट हुआ। वह सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए ठंडे लहजे में बोला, तुम बस मुझे हारते हुए देखना चाहती थी, है ना? विच की रूह कांप गई। घुसपैठिया अब उसके अपने कमरे में खड़ा था। डायन ने चिल्लाकर पूछा कि वह अंदर कैसे आया। ryuki ने बड़े आराम से जवाब दिया, समझाना थोड़ा पेचीदा होगा, पर अब तुम्हारा यह छोटा सा खेल खत्म करने का समय आ गया है। वह डंजन की बॉस सॉलिटरी विच सीरियल थी। ryuki ने अपनी तलवार निकाली और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतर नाम है। उसने उसे बग कहकर पुकारा और तभी डायन का असली मैकेनिकल रूप सामने आ गया। सीरियल हैरान थी कि वह उन घातक जालों से कैसे बच गया। ryuki ने अपनी गन्सवर्ड उसकी तरफ तानी और माना कि मामला वाकई करीबी था। उसने इस डंजन को एक माइनफील्ड करार दिया। लियोन विगन ने मजाक में कहा कि मास्टर अब खुद एक विलन की तरह बातें कर रहे हैं। ryuki जानता था कि उसे लिनफुल या किसी और गिल्ड के पहुंचने से पहले इस बग को खत्म कर अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। विगन ने चेतावनी दी थी कि जाल इतने ज्यादा हैं कि उन्हें पहचानना नामुमकिन है, पर ryuki ने अपनी इंट्यूशन स्किल पर भरोसा किया। उसने इसे जैकपॉट कहा क्योंकि यह स्किल उसे बग्स द्वारा बनाए गए लूप होल्स को महसूस करने की शक्ति देती थी। सिस्टम स्क्रीन पर दुश्मन की जानकारी दिखाई दी, जिसमें उसका नाम करप्टेड दिखा रहा था। सीरियल ने एक विशाल मंत्र पढ़ा और जादुई हमला किया। ryuki ने बड़ी फुर्ती से उसे चकमा दिया। उसने गौर किया
कि बग होने के कारण डायन के हमले का पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था। अब लड़ाई खींचने का कोई फायदा नहीं था। उसने लाइटनिंग स्टेप स्किल का इस्तेमाल किया और उसके ऊपर से छलांग लगाते हुए अपनी सोर्ड्समैनशिप मास्टरी को एक्टिवेट किया। र्यूकी ने कहा, तुम सख्त तो हो, पर अब खेल खत्म। उसने डायन के मैकेनिकल शरीर पर एक जबरदस्त प्रहार किया। जैसे ही वह गिरा, आसपास का नजारा ग्लिच होने लगा। र्यूकी को लगा कि यह उम्मीद से आसान था, लेकिन अचानक डायन का मैकेनिकल शरीर फिर से एक्टिवेट हो गया और उसने र्यूकी पर पलटवार किया। र्यूकी झटके से पीछे जा गिरा। वह करप्टेड रूप चिल्ला रहा था, बहुत दर्द हो रहा है। विगन ने समझाया कि यह डायन सेल्फ रेप्लिकेशन के जरिए फिर से जी रही है। वही इस पूरे डंजन के बग का केंद्र थी। सामान्य हमले उस पर बेअसर थे। र्यूकी फिर से हमलों को चकमा देने लगा। वह जानता था कि उसकी इंट्यूइशन से मिलने वाले संकेतों में एक छोटी सी चूक भी उसकी मौत का कारण बन सकती है। तभी एक हमला उसे लग गया। हताशा में उसने रास्ता पूछा और एआई ने जवाब दिया कि वह पहले ही इसके लिए तैयार था और उसने यूनिवर्सल अप्रेजल मोड को मॉडिफाई कर दिया है। अब र्यूकी डंजन के उन बग वाले मॉन्स्टर्स की असलियत को देख सकता था। उसने तुरंत यूनिवर्सल अप्रेजल मोड एक्टिवेट कर दिया। सिस्टम ने आखिरकार डायन का असली रूप दिखा दिया। उसके पास इन्फिनिट रिजेनरेशन की शक्ति थी। लेकिन र्यूकी की पारखी नजर ने एक ऐसी चीज पकड़ ली जिसे सिस्टम अब तक पहचान नहीं पाया था, उसके विंग्स। डायन उसे खत्म करने के लिए चीख रही थी, पर र्यूकी ने फुर्ती से बचते हुए सिस्टम को आदेश दिया, इन पंखों का अप्रेज करो। रिजल्ट चौंकाने वाला था। वे पंख एक स्पेस एलियन के थे। र्यूकी को तुरंत याद आया कि स्पेस एलियन एक पुराने मेज गेम का नाम था जो ठीक 3 महीने पहले बंद हुआ था। उसे सारा माजरा समझ आ गया। यही वह गेम था जो इस डंजन में बग पैदा कर रहा था। विगन को समझ नहीं आ रहा था कि उसका मास्टर मौत के जाल के बीच खड़ा होकर हंस क्यों रहा है। उसने पूछा, क्या आप पागल हो गए हैं? र्यूकी ने जवाब दिया, मैं बस फूड चेन में सबसे ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। डायन ने उसे श्राप देते हुए अपनी पूरी ताकत से एक विशाल एनर्जी स्फीयर उसकी ओर फेंका। उसे यकीन था कि उसने र्यूकी के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन अचानक र्यूकी उसके ठीक पीछे प्रकट हुआ। वह उसके कंधों पर चढ़ गया और बोला, चुराई हुई ताकत कमजोरों का सहारा होती है और उसमें हमेशा वीकनेसेस होती हैं। उसने कंफर्म किया कि ये पंख ही उस बग का स्रोत हैं। डायन गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज ऐसा मत करो। इन पंखों ने मुझे आजादी दी है। मैं सदियों से हुक्म मानने के लिए कैद थी। र्यूकी एक पल के लिए रुक गया। वह जानता था कि वे दोनों एक जैसे हैं। दोनों ही अपनी तय की गई भूमिकाओं से आजाद होना चाहते थे। डायन ने साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया, पर र्यूकी ने ठंडे लहजे में कहा, यही वजह है कि मैं तुम्हारी इस आजादी को मिटा दूंगा ताकि मैं खुद ऊपर उठ सकूं। एक ही वार में उसने डायन के पंखों को तहस नहस कर दिया। सिस्टम स्क्रीन पर एसएसआर स्किल के एक्टिवेट होने का मैसेज आया। बग गायब हो गया और सीरियल वापस अपने सामान्य बॉस रूप में आ गई। उसने र्यूकी को झुकने का आदेश दिया, पर र्यूकी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे नॉर्मल होने से कुछ नहीं बदलता। उसने अपनी तलवार से उस पर अंतिम प्रहार किया और ऐलान किया, तुम हार चुकी हो और मेरी नजरें इससे भी ऊंचे मुकाम पर हैं। डंजन क्लियर हो गया। र्यूकी ने न सिर्फ लिनफुल का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। हालांकि वह रिवॉर्ड से थोड़ा निराश था, सिर्फ 500 आरपी, जबकि ब्लैक नाइट ने उसे 15,000 दिए थे। पर उसे जो चाहिए था वह मिल गया, एक एसआर टिकट। जैसे ही वह डंजन से बाहर निकला, वहां एडवेंचरर्स का एक ग्रुप खड़ा था जो अपनी नाकामी पर रो रहा था। उनका लीडर सबको शांत कर रहा था कि तभी उसकी नजर र्यूकी पर पड़ी, जो अभी अभी गुफा से बाहर आया था। एक एडवेंचरर ने मजाक उड़ाते हुए र्यूकी को बधाई दी कि वह 7 घंटे तक अकेले अंदर टिक पाया और पूछा, हार मान ली, अब घर जाने के लिए तैयार हो? लीडर ने भी तंज कसा कि लगता है बच्चे को हकीकत समझ आ गई है। लेकिन तभी सबके फोन पर एक नोटिफिकेशन गूंजी। डंजन की जानकारी अपडेट हो गई थी। जैसे ही उन्होंने रैंकिंग देखी, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर र्यूकी का नाम पहले नंबर पर चमक रहा था। समय था 7 घंटे। यह लिनफुल के पिछले रिकॉर्ड से पूरे 10 घंटे कम था।
किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक अकेले लड़के ने न सिर्फ डंजन क्लियर किया बल्कि लिनफुल के महान रिकॉर्ड के परखच्चे उड़ा दिए। गुस्से और जलन में एक एडवेंचरर ने रियूकी की गर्दन के पास तलवार टिका दी और चिल्लाया, तूने क्या चाल चली है? अकेले 10 घंटे कम करना नामुमकिन है, अपना राज बता। रियूकी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, वहां एक बग था, मैंने बस उसका फायदा उठाया। यह सुनते ही सब उस पर चीटर होने का इल्जाम लगाने लगे। रियूकी ने मन ही मन उनकी मूर्खता पर हंसते हुए कहा, मैंने वो बग ठीक भी कर दिया है, अब तुम लोग अपनी मेहनत पर ध्यान दो। उस एडवेंचरर ने हमला करना चाहा, पर रियूकी ने फुर्ती से बचते हुए उसे एक जबरदस्त शोल्डर बैश दिया, जिससे वह जमीन पर ढेर हो गया। जब वह दोबारा उठने लगा तो उसके लीडर ने उसे रोक दिया और चेतावनी दी, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। उसने बग का सिर्फ फायदा नहीं उठाया, उसने उसे सुलझाया है। पूरी टीम सन्न रह गई। यह लड़का उनकी सोच से कहीं आगे था। वहां से निकलकर रियूकी ने अपने अगले लक्ष्यों की लिस्ट बनाई। व्हाइट लेक रेड स्पाइडर फॉरेस्ट, एंशिएंट रूइंस ऑफ द गॉड्स, ये वही डंजन थे जहां लिनफुल डैरियस के रिकॉर्ड्स थे। उसे याद आया कि एक रिकॉर्ड आर्चिया नाम की प्लेयर ने भी तोड़ा था, जिसका टाइम रियूकी की पुरानी स्ट्रैटेजी गाइड के बिल्कुल करीब था। यह बात उसे चिढ़ा रही थी। विगन ने पूछा, तो क्या हम उस परेशान करने वाले लिनफुल का नामो निशान मिटाने जा रहे हैं? उधर डीमन गॉड्स टावर के अंदर लिनफुल अपनी टीम के साथ लूट बटोर रहा था। तभी उसे एक के बाद एक नोटिफिकेशन मिले। व्हाइट लेक और रेड स्पाइडर फॉरेस्ट का रिकॉर्ड टूट चुका था। लिनफुल दंग रह गया। उसने अपने साथियों को वहीं छोड़ा और आगे निकल गया। वह सोफे पर लेटकर उस न्यूबी के बारे में सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह लड़का जानबूझकर उसके सारे रिकॉर्ड्स को निशाना बना रहा है ताकि उसे प्रोवोक कर सके। लिनफुल ने अपना सिर पकड़ा। वह रियूकी नाम को याद करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी एक आदमी कमरे में भागा हुआ आया और चिल्लाया, सर, वो लड़का रियूकी इस वक्त लाइव स्ट्रीम कर रहा है। इधर लिंसा गिल्ड की एनालिस्ट रागनार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए थी। उसने देखा कि डंजन के बाद अब व्हाइट लेक और रेड स्पाइडर फॉरेस्ट के रिकॉर्ड्स भी रियूकी के नाम हो चुके हैं। खेल अब और भी बड़ा होने वाला था।